जय हिंद मेरे साथियों, आप लोगों के बीच में कक्षा 10 के बायो पर बात करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और आपकी क्लासेस अच्छे चल रही होगी, बेहतरीन चल रही होगी, जिसके कारण आपको ये भी पता चला होगा कि जो क्लासेस में जो हम लोग बायो का जो क्लास जो दिया गया है, दूसरा क्लास कल था, आज तीसरी क्लास हम लोग का बायो में है जो कि जय प्रक्रम पर आधारित जितनी प्रश्न बनते हैं इस लेसन से आपको यहाँ से पूरा सीधे बोर्ड्स के पेपर में बैठने के बाद पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पूरे डायरेक्शन के साथ पढ़ाया जा रहा है। इससे ये नहीं है कि आपको दोबारा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि हम लोग एक ही बार में पढ़ाएंगे लेकिन ठोस और सबूत के साथ पढ़ाएंगे। इसके बाद जो टाइम बचता है उस पर हम लोग प्रश्न लेकर आएंगे और प्रश्न के साथ साथ आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उस पर बात करेंगे और जितना हम लोग पढ़ाएं इसी चीज़ को वहाँ पर लिखते हुए नज़र आएंगे। जितने बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं उन लोग बच्चे बहुत खुश हैं। जैसे कि कल कुछ बच्चे बात किए और बोले कि सर आपने जो बायो कंटेंट जो दिया है और बायो में बहुत लोग के समस्याएं हो रही हैं, डिफरेंट प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। इस सारी चीज़ को देखते हुए हम लोग पूरा ठोस और कन्फर्म के साथ वही चीज़ पढ़ाएंगे जितना आपके पेपर में है। कम समय में ज़्यादा चीज़ का लेकर आना एक मामूली बात नहीं है। देखा जाए तो बहुत बड़ी भी बात है, लेकिन देखा जाए तो मामूली बात भी नहीं है, बहुत आम बात है और आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। एक ही यदि आप स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर जुड़ते हैं तो आपको मैं आशा करता हूं कि आपको साइंस में 60+ अंक मिले। अब मेरे हिसाब से कोशिश करें तो 65+ अंक मिलेगा। 5 नंबर इसलिए मैं डिस्काउंट किया हूँ क्योंकि राइटिंग पर डिपेंड करता है। हमको सारा चीज़ आगे क्या करेगा, राइटिंग ही मेरी बेहतरीन ना होगी। तो रणनीति जो हम लोग का बना है, जो बनाया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना भी है और चलना भी है। आज क्लास चलेगा बायो का जय प्रक्रम, कल भी और चलेगा हमारे हिसाब से, बस इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। और आपको पता है कि स्टूडेंट बैच पर आपको सारा चीज़ मिल रहा है। स्टूडेंट बैच आपको यहीं से मिल रहा है। आपको कोई बैंक नहीं पढ़ना है, आपका कोई बैंक नहीं पढ़ना है, आपका बैंक खुद ही है। आपका बैंक आपका क्या है, बैंक। यदि आप हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं, ये आपका बैंक है। आपके बैंक का मतलब है स्टूडेंट का पावर। आपका बैंक का मतलब BANK बैंक लिख दीजिए, BANK बैंक में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, सिंपल से लिख देते हैं, यहाँ पर बैंक लिख देते हैं। सी की हमको लगता है क्लियर नहीं हो पा रहा। देखो कभी कभी क्या होता है, मिस्टेकिंग हो जाती है। ठीक लिख देते हैं। आपका बैंक का नाम क्या है, स्टूडेंट का पावर। ये स्टूडेंट का पावर रखा गया है क्यों? क्योंकि आपके हिसाब से इसमें मजबूती है, क्योंकि आपके हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। यही हम लोग का पावर है। आपके यदि पावर की पता चलेगा तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं और कितना आप में दम है, कितना आप में शक्ति है, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। ठीक है, तो आप हम लोग का पढ़ रहे हैं। आपका जो बैंक का नाम रखा गया है स्टूडेंट का पावर। क्या है, स्टूडेंट का पावर। आप यहीं से पढ़ें और कोई बैंक नहीं पढ़ना है आपको। सिर्फ यहाँ से पढ़ने के बाद आप खुद से फेयर बना लें। अभी टाइम है और क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो में आपको पता है कि जय प्रक्रम से रिलेटेड जो लेसन्स है, जय प्रक्रम लाइफ ऑफ प्रोसेस, यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले आज का हमारे पास हेडिंग होगा। जो प्रश्न पूछा जाता है, प्रकाशिक अभिक्रिया या हेल की अभिक्रिया,
ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। प्रकाशिक अभिक्रिया या हील अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया या हील की अभिक्रिया। हील क्या है? हील हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसके भी बाद चर्चा करेंगे। हील अभिक्रिया क्या है? हील का मतलब क्या होता है भैया, इसके बारे में जरूर बताइएगा। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर आपको कोई घबराना नहीं है, हील अभिक्रिया का ज़्यादा हार्ड नहीं है। हील का मतलब ही क्या है? हील का कहेंगे मतलब है, हील नामक नाम एक है। हील क्या है? एक नाम है। किसका नाम है? वैज्ञानिक का नाम। किसका नाम है? बोलेंगे वैज्ञानिक का नाम। इसके साथ साथ हम ऐसा लिखते हुए चलेंगे, लिखेंगे प्रकाशिक अभिक्रिया का अध्ययन, लिखेंगे यहाँ पर प्रकाशिक अभिक्रिया का अध्ययन, अभिक्रिया का अध्ययन, प्रकाशीय अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। अध्ययन सर्वप्रथम हील नामक वैज्ञानिक ने किया था। हील नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब क्लियर हो गया होगा, हील नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हील अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसे हील अभिक्रिया कहते हैं। हील अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हील अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाशीय अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसलिए इसे हम हील अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे चलते हैं, तो अगली लाइन से लिखेंगे यह क्रिया हरित लवकों के हरित लवकों के ग्रेना में क्लोरोफिल की सहायता से सहायता से होती है यह निम्नलिखित पदों में पूर्ण रूप होती है। यह निम्नलिखित पदों में पूर्ण होती है। निम्नलिखित पदों में पूर्ण होती है। आप ध्यान देंगे कि यह क्रिया हरित लवकों के ग्रेना क्लोरोफिल की सहायता से होती है और यह निम्नलिखित पदों में पूर्ण होती है। पहला लिखेंगे पॉइंट डालकर, पहले पॉइंट में सूर्य का प्रकाश अवशोषित करके हरित लवकों के ग्रेनम में
के ग्रेनम में उपस्थित हरित संकृत हो जाता है और संकृत हो जाता है वह मत लिखना और लिख ला देना यहाँ पे। और एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। क्या होता है? ध्यान देंगे यहाँ पर कि पहले पॉइंट लिखा गया सूर्य का प्रकाश अवशोषित करके हरित लवकों के ग्रेनम में उपस्थित होगा, पूर्ण हरित संकृत हो जाता है। एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म आप खुद बताइए मुझे, तब तक मैं आगे चलता हूँ। आप बताइए जल्दी से मुझे लिखकर, आप लोग एडीपी और एटीपी का फुल फॉर्म जरूर मुझे लिखकर बताइए। दूसरे पॉइंट में ऊर्जा जीवित वित्त लिखा गया, जीवित नहीं है, वित्त लिखा गया बस। ऊर्जा वित्त क्लोरोफिल द्वारा जल का हाइड्रोजन पॉजिटिव तथा हाइड्रोक्साइड निगेटिव आयनों में अपघटन या अपघटित हो जाता है, या अपघटन हो जाता है या अपघटित हो जाता है। थर्ड वाले में लिखेंगे जल के प्रकाश अपघटन, जल के प्रकाश अपघटन से उत्पन्न हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड रीड आयन परस्पर और ऑक्सीजन बनाते हैं, और ऑक्सीजन बनाते हैं। समझिएगा मेरी बात अभी यहाँ से, ऑक्सीजन बनाते हैं। देखिए इसके बारे में पहले समझते हैं कि यह किस तरह का अपना कार्य करता है। प्रकाशीय अभिक्रिया है, हील अभिक्रिया बोला जाए। सबसे पहले आप बताएंगे प्रकाशीय अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम हमारे वैज्ञानिक हील नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? तो आपको पता चला हील नामक वैज्ञानिक ने किया। लेकिन इन्होंने बताया कि हरित लवकों में, किसके बारे में? हरित लवकों के बारे में बताया गया। हरित जो लवक है और ग्रेना क्लोरोफिल की सहायता से ये निम्नलिखित पदों में क्या है? विभाजित है। कितने पदों में विभाजित है? तो हम बोलेंगे निम्नलिखित पदों में विभाजित है। आगे की तरफ मैं बात करूं तो मुझे पता चला कि 3 पॉइंट इसमें लिखवाया गया है। सूर्य का प्रकाश अवशोषित करने पर हरित लवकों के ग्रेनम में उपस्थित होकर पूर्ण रूप से हरित संकृत हो जाता है। क्या होता है? पूर्ण रूप से संकृत हो जाता है। यदि इसके बारे में बात किया जाए
तो हम लोग को पता होना चाहिए कि किस तरह का ये अपना कार्य कर रहा है, किस तरह का अपना ये कार्य करता है। यदि इसकी कार्य समझ में आ जाता है तो हम लोगों को बहुत अच्छा साबित होता है। अब जैसे कि हम लोग लिखे हैं कि ऊर्जा युक्त बोले या मैं लिखा हूँ ऊर्जा वित्त, ऊर्जा युक्त भी बोल सकते हो, ऊर्जा वित्त भी बोल सकते हो। क्लोरोफिल द्वारा जल का हाइड्रोजन प्लस हाइड्रा ऑक्साइड रीड आयनों में अपघटन हो जाता है। यदि इसकी बात किया जाए अपघटन में तो किस तरह का अपक्रिया की बात किया गया है। ऊर्जा मुक्त की बात किया जाए, दूसरे की यदि बात किया जाए तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 4H2O, मतलब कि इसका मैं 4 न लगाऊं कुछ समय के लिए, आपको अपघटन अपक्रिया में ये पढ़ाया गया है कि जहाँ पर भी यौगिक जो सरल यौगिकों में क्या होते छोटे छोटे में जो टूट जाता है उसी को हम अपघटन अपक्रिया कहते हैं या वियोजन अपक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर जल के यदि बात किया गया तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्साइड में टूटा कि नहीं टूटा, तो इसी को यहाँ पर बात किया गया है कि हमारे पार्ट टूट रहा है तो हम लोग कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ हमको क्लियर होना चाहिए। यदि मैं बात करूँ तो मेरे पास यदि मैं यहाँ पर 4 की बात करता हूँ, यदि इसके उदाहरण के अनुसार यदि मैं बात करूँ जिस तरह का वो प्रश्न दिया गया है कि प्रकाशीय अपक्रिया हिल अपक्रिया के बारे में ये पॉइंट बोला गया, आयन जल का हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयनों में अपघटित हो जाता है। तो 4H2O अब यहाँ पर ऊर्जा मुक्त हो रहा है, ऊर्जा क्या भी मुक्त हो रहा है या ऊर्जा वित्त हो रही है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 इसका भी होगा तो 4 इसका भी होगा। कहेंगे ये कैसे पता चला आपको कि 4 इसका भी होगा 4 उसका भी होगा। समझते हैं तो हम समझने के लिए करते हैं क्या, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करते 4 दूनी के 8 होता है, फिर 4 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में करते हैं तो मेरे पास ऑक्सीजन में कितना जो है 4 ऑक्सीजन। हम लोग कहे कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 8 दिखाई दे, मैंने कहा कि यहाँ पर मैं निकाला हूँ 4 निकाल देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्साइड की यदि बात किया जाए तो यहाँ भी 4 दे दिया तो मेरे पास 4H हो गया, लेकिन हमारे पास बच गया 4 मत दे दिया तो मेरे पास 4 बचा और हाइड्रोजन का 4 ऑक्सीजन का बचा। जब दोनों जगह 4 है तो मैं लिख सकता हूँ, आगे की नहीं लिख सकता हूँ, तो कहीं लिख सकते हैं। इसीलिए 4OH की बात किया गया। किसकी बात किया गया, 4OH की बात किया गया। अब धन आयन ऋण आयन की यदि बात किया जाए तो यहाँ से हम लोग को पता होना चाहिए हाइड्रोजन पर धन आयन, हाइड्रोक्साइड पर ऋण आयन कैसे लगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये हमको यहाँ से कोशिश करेंगे तो केमिस्ट्री का भी पार्ट सीख लेंगे, कोशिश करेंगे तब। तो कोशिश करने वालों कहते कभी हार नहीं होती है, यही बात कहा जाता है, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती है, और जो कोशिश ही नहीं किया तो उसका सबसे पहले हार होती है। तो जिंदगी में जो जितना ठोकर खाएगा उतनी वो मजबूत बनता है, और जो कभी जीवन में ठोकरें नहीं खाएगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि कैसे मजबूत बनना है। उसी प्रकार यदि विद्यार्थी बार बार गिर रहा है, बार बार कुछ नहीं हो रहा है तो मजबूत हो रहा है, लेकिन संघर्ष उसकी जारी होनी चाहिए। यदि संघर्ष नहीं जारी है तो इसका मतलब कि वो विफल है। इसीलिए कहा जाता है फेल का भी होता है, फेल का मतलब होता है कि इसका फर्स्ट यप से जो होता है YAIL होता है, फेल का मीनिंग होता है, इसका भी फुल फॉर्म होता है। तो इसलिए इसका घबराना नहीं है, जो पहला जो अक्षर होता है यप से होता है, वो भी बोलता है कि तुमने भाई फर्स्ट टाइम तुमने गिरा है, फेल नहीं है। इसलिए कि आप कोशिश करें, यदि आप कोशिश करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा तो मेरे पास पीरियाडिक टेबल पर डिपेंड करता है। पीरियाडिक टेबल में ये चीज़ बताया गया है कि
अब पहले यस वाला आपने बता दिया कि हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, इसे +1 लगता है। ऑक्सीजन में -2 आया लगता है, इसमें +1 आया लगता है, इसीलिए घट गया तो मेरे पास -1 आ गया। आप कहेंगे 2 कैसे आ गया, तो हम कहेंगे कि ओ जी सोनी से टाइम पूछो, ओ जी सोनी से टाइम पूछो, तो वहाँ पर 2 की बात किया गया। हमको टाइम देखने नहीं आ रहा था, हमने किसी और से पूछा, कहा कि जाकर तो क्या करो सोनी से टाइम पूछ लो, तो वो गया दूसरे साथ, हम हो गए, हमको भी टाइम नहीं देखने आया, और जिससे मैंने कहा उसको भी समय नहीं देखने आया, तो 2 लोग हुआ कि नहीं हुआ। अब दोनों लोग हम लोग पढ़े लिखे होते तो पॉजिटिव ना होते कि निगेटिव हो जाते हैं, समझने की कोशिश करिए। यदि हम और जिसको मैं बोला हूँ पूछने के लिए, ये दोनों लोग पढ़े लिखे होते तो प्लस में ना होते। अब दोनों लोग पढ़े लिखे नहीं है तो किस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ -2 का प्रयोग किया जाएगा। और इसके बाद हमारे पास 1 है, 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, इसीलिए यहाँ पर 1 लगा गया है। ये तो केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन यहाँ बोला गया था अपघटन की बात, तब मैंने इसका छेड़ दिया था। आगे की मैं बात करूं तो मेरे पास जल के प्रकाश का अपघटन उत्पन्न हाइड्रोक्साइड आयनों पर परस्पर ऑक्सीजन बनाता है। इस पे यदि इसे कहने का तात्पर्य है कि परस्पर हाइड्रोक्साइड से यदि बात किया जाए, देखो भाई, यदि ये तो इसका एग्जाम्पल था, ये तो हमने इसमें लिखा नहीं, बस इसे लिखकर छोड़ दिया, मैंने ये नहीं लिखा था। लेकिन इसके बाद में तीसरे की यदि बात लिखना चाहते हैं आप आदम आराम से इसको लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। यदि नहीं लिखना चाहते तो ही लिख देंगे, तब भी गलत नहीं है। आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि हमको इस तरह का देगा तो हमने ये लिख दिया या तो ये लिख दिया, दोनों एग्जामिनर पकड़ लेगा। अब हम बात करते हैं तीसरे वाले का, रिमेंडली। रिमेंडल जो तीसरा वाला पॉइंट क्या कहता है, इस पर यदि बात किया जाए, जल के प्रकाश का अपघटन से उत्पन्न हाइड्रोक्साइड, ये बात सकते हमको क्या मिला था, उत्पन्न क्या हुआ था, हाइड्रोक्साइड भी जस्ट हमको पता चला था। हाइड्रोक्साइड का यदि संघटन किया गया तो हमको क्या मिला, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 2H2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2H2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहेंगे मिल जाएगा। जब मिला तो अब मेरे पास बचा क्या, तो कहेंगे ऑक्सीजन बच गया। ऑक्सीजन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ऑक्सीजन तो हमने कहा कि जल बनाओ, जल के साथ साथ मेरे पास क्या बचा, O2। हमने सिर्फ कहा क्या कि इसके साथ, क्योंकि हमारे पास ही आया था, हमारे पास यही आया था। आयन की बात में नहीं लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आयन की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हमारे प्रश्न में बोला गया है हाइड्रोक्साइड आयन जो परस्पर ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन बना कि नहीं बना, ऑक्सीजन कहेंगे भैया बात बन गई। ये आपने कैसे कर दिया, हम कहेंगे कि भाई इसको हमने क्या किया, संगठन किया। क्या किया, संगठन किया। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, O4 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, H4 हो गया। जब हमको कहा कि ये दिखाई दे रहा है क्या, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन भी 4 है, तो हमने कहा कि यहाँ से मैं क्या बना दो, जल बना दो। हमने कहा कि अच्छा इससे एक बात बताइए, मैंने H4O2 लिख दी, क्या लिख दीजिए और 2 कॉमन कर दीजिए, आपका आदम आराम से जल बन जाएगा। हमने कहा ये चीज़ तो बताइए, तो मैं लिखा हूँ, यही बात तो मैंने लिखा हूँ। बचा क्या मेरे पास, अब इसमें तो 2 ऑक्सीजन दे दिया, तो मेरे पास बचा कितना ऑक्सीजन, सिर्फ 2 ही बचा। जब 2 ऑक्सीजन बचाते ही मेरे बोला गया है ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन आप कैसे बनाएंगे, आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि जल के प्रकाश का अपघटन से उत्पन्न हाइड्रोक्साइड आयन परस्पर और ऑक्सीजन से बनाता है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये चीज़ सारी चीज़ें आपको हमको पता चला कि हील का क्रिया पूछा जाएगा तो आप लिख कर तो अच्छा खासा आएंगे। हील का क्रिया पूछेगा तो आप क्या करेंगे, आप अच्छे से लिख कर आएंगे। ठीक है। ADP का फुल फॉर्म और ATP का फुल फॉर्म
जो बात किया था, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट हो जाएगा, एक में क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डाईफास्फेट हो जाएगा। यही बात मैंने कल बताया था, आज भी बता दिया यहाँ पर। और थोड़ा थोड़ा कोशिश करें, इसको पढ़ें और समझें भी, क्योंकि यदि आपको लाभ लेना है तब, और नहीं लाभ लेना है तो रट्टंत विद्या हवंत नहीं, पचंत भोजन चपंत भोजन पचंत नहीं। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला हमारे पास होगा क्या, अप्रकाशिक अभिक्रिया अथवा किण्वन चक्र। इसका एक नाम और था ना, एक मिनट, ये लग रही है, अप्रकाशिक अभिक्रिया, अगला हेडिंग रहेगा अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया अथवा केल्विन चक्र, केल्विन चक्र अथवा ब्लैक, देखो इसका कितना नाम, ध्यान दो, ब्लैक मैन अभिक्रिया अथवा ब्लैक है ना, ब्लैक मैन अभिक्रिया, ब्लैक मैन अभिक्रिया की यदि बात किया जाए या अप्रकाशीय अभिक्रिया की बात किया जाए, केल्विन चक्र की बात किया जाए, हम क्या करेंगे कि तीनों बात क्या होती, सेम होती है। तीनों बात क्या होती है, यहाँ पर सेम होती है। तीनों बात की यदि बात किया जाए तो ये तीनों के बारे में हम लिखते हैं, लिखेंगे। इस अभिक्रिया के अध्ययन सर्वप्रथम इस अभिक्रिया के अध्ययन सर्वप्रथम ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, वैज्ञानिक ने किया था, क्या किया था, किया था। इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ब्लैकमैन अभिक्रिया कहते हैं। अब ब्लैकमैन अभिक्रिया के बारे में बात किया जाए तो ये लोग कुछ नहीं, या तो केल्विन चक्र बोला जाए, या ब्लैकमैन अभिक्रिया बोला जाए, या प्रकाशीय अभिक्रिया बोला जाए, ये सब नाम याद होना चाहिए। यदि नहीं याद होता है तो बहुत बड़ी समस्याएं ग्रसित हो सकती है। अगली लाइन से लिखेंगे यह अभिक्रिया, अगली लाइन से लिखेंगे यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है।
लवक के स्ट्रोमा में होती है, स्ट्रोमा में होती है। कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। इस अभिक्रिया में CO2 का अपचयन से CO2 का अपचयन से कार्बोहाइड्रेट बनता है। अपचयन से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट दिए गए, कार्बोहाइड्रेट ठीक बनता है। बस थोड़ा सा और लिखेंगे, बस एक लाइन और लिखेंगे, बस इतना ही रहने दो, याद भी होना चाहिए ना। सिंपल सा लिख देंगे कि ब्लैकमैन ने किया था, वो तो क्लियर है। अब इसमें हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है, जो अभिक्रिया में CO2 का अपचयन कराने पर कार्बोहाइड्रेट बनता है। इस तरह की यदि बात किया जाए तो रिबुलोस बाइफास्फेट जो होता है, इसके उत्पत्ति में जो चक्र के रूप में जो करता है उसको कैल्विन चक्र भी बोला जाता है। कैल्विन होता है, कैल्विन चक्र के बारे में बताया गया है। इस तरह के प्रोसेस हमको बात किया जाता है। बस इसमें इतनी लिखिएगा, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा। ये पूछा नहीं है, मैंने लिखवा दिया क्योंकि वहाँ पॉइंट दिया रहता है तब। अब बात करते हैं पाचन के बारे में। इससे तो कुछ ज़्यादा समझाना है नहीं। अब बात करते हैं पाचन क्या होता है। पाचन से रिलेटेड यदि बात किया जाए तो उस पर बात करेंगे। बस इसमें इतनी देखिएगा, इसको नाम मात्रा भी देख लेंगे तब हो जाएगा, क्योंकि उतना ये पूछता नहीं है। देखिए, पाचन की बात किया जाए तो पाचन में हम लोग किस तरह की प्रोसेस होता है। जो डाइजेशन जो होता है, आप कहते हैं तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया, मतलब पाचन क्रिया तुम्हारी क्या है? खराब है। यदि उस पर बात करें, पाचन हेडिंग आप करेगा पाचन क्या है उसमें जटिल व घुलनशील, जटिल व घुलनशील एवं रासायनिक क्रियाओं के रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा घुलनशील पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, भोजन का पाचन दो प्रकार से होते हैं। भोजन का पाचन
दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? दो प्रकार से। पहला यांत्रिक पाचन, यांत्रिक पाचन। दूसरा जो होता है रासायनिक पाचन, रासायनिक पाचन। देखिए, और भोजन का अवशोषण, हेडिंग रहेगा अवशोषण, भोजन का अवशोषण। यदि भोजन क्या है? अवशोषण। यदि बात किया जाए किसे कहते हैं, तो भोजन का अवशोषण किसे कहते हैं पूछ देता है कभी कभी पेपर में, इसके बारे में लिखेंगे। आहार नाल में पचित, लिखेंगे आहार नाल में पचित भोजन के, पचित भोजन के, पचित क्या है? भोजन के अणुओं को विसरित होकर, अणुओं के विसरित होकर, क्या कहा गया? विसरित होकर रुधिर में पहुंचने, रुधिर में पहुंचने, रुधिर में पहुंचने की क्रिया को, पहुंचने की क्रिया को भोजन का अवशोषण कहते हैं। भोजन का अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन का अवशोषण कहते हैं। इस तरह की यदि बात पूछी जाए तो आप लोग पाचन के बारे में, पाचन क्या है तो कहना जटिल व घुलनशील और रासायनिक अभिक्रिया या क्रियाओं के द्वारा घुलनशील पदार्थ जो होते हैं, मतलब जो उसमें घुल जाता हो, वो घुल कर पदार्थों में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। पाचन कितने प्रकार का होता है? पाचन दो प्रकार का होता है, यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन होता है। फिर भोजन के अवशोषण की बात कर लिया जाएगा। आहार नाल में पचित जो भोजन के अणु जो होते हैं, आहार नाल जो आपका होता है उसमें जो भोजन के पचने की बात किया गया, जो उसके अणु जो होते हैं विसरित होकर रुधिर में पहुंच जाते हैं। विसरित का मतलब है कि छोटे छोटे भागों में और रस में टूटकर रुधिर में पहुंचकर उस क्रिया को हम भोजन का अवशोषण कहते हैं। इसी को कहते हैं भोजन का शोषण कहते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता है तो हम लोग यहाँ से कर लेंगे। पाचन के बारे में सबको एकदम अच्छे से पता चला कि पाचन क्या है, डाइजेशन सिस्टम जो होता है। और जंतुओं में यदि भोजन की बात किया जाए तरल अवस्था में ही होता है, ये भी बात होता है कि कुछ तरल अवस्था भी होती है। तो इस तरह के बहुत सा दिए गए हैं कि भोज्य पदार्थ को शरीर के अंदर भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा शरीर क्रिया के अवशोषण का योग्य बनाता है। तो उसके जो बोला कि योग्य बनाने की बात किया गया, समझाया जा रहा है कि किस तरह का पौष्टिक आहार लेने के बाद हमारी शरीर को काम करती है। तो बहुत सा सिस्टम यहाँ पर लॉन्च होता है, जैसे कि एंजाइम की बात किया जाता है, पाचन ग्रंथि की बात किया जाता है, और इसमें आपको भोजन की विभिन्न घटकों में पचाने की सहायता भी की बात की गई है। तो पाचन जो होता है इस तरह की प्रक्रियाओं के बारे में बनता है।
यदि पाचन से बात करें तो पाचन की ग्रंथि के नाम सुन लो। पाचन की कोई ग्रंथि का नाम पूछता है तो आप पहला बताएंगे लार। यदि आपके पचाने की क्रिया, यदि आपका जो डाइजेशन सिस्टम जो होता है, जो पाचन क्रिया जो होती है, यदि आपके मुंह में लार नहीं बनता है तो इसका मतलब कि आपकी पाचन क्रिया में कुछ इफेक्ट है। दूसरा जो होता है जठर। जठर ग्रंथियां का मतलब होता है कि ये जठर रस होता है। ये क्या होता है? जठर रस के बात किए गए हैं। इसमें एंजाइम जो पिपेंस या रेनिन लाइपेज होता है, ये सब सुनने की समझने की प्रक्रिया है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ, आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि पेपर में इसके बारे में आएगा तो आप हमारे हिसाब से लगता है ये बहुविकल्पीय भी पूछ देगा कि पाचन की कितनी ग्रंथियाँ होती हैं। पूछ देगा कि पाचन की ग्रंथि, पाचन के ग्रंथि के बारे में बताओ। हमने क्या करेंगे, बस लार ग्रंथि के बारे में बता देंगे। और मैंने बताया कि लार के बाद जठर बताया, जठर हो गया, यकृत हो गया, यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, आंत्र हो गया। इस तरह की बात यहाँ पर किया गया है। आपको लार ग्रंथि के बारे में पता चल गया कि नहीं पता? जो आपके मुंह में यदि लार नहीं बनता, इससे मैं बोल रहा हूँ, कैसे कोई बात याद है, थूक देता है किससे कि मतलब थूक का जो छोटे छोटे जो बूंदे होते हैं मुंह से निकल जाता है। इसका मतलब उसकी मतलब मुंह में बहुत ज़्यादा लार बनते हैं। इसीलिए आपको अपनी पाचन क्रिया सही करना है। आप क्या करिए, सुबह जल्दी उठिए। जल्दी उठने के बाद आप गुनगुना पानी पिया करिए, बासी मुँह जिसको बोला जाता है। इससे क्या रहेगा कि आपकी पाचन क्रिया मजबूत और स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि उस समय जो आपके मुंह में जो लार्वा होते हैं बहुत फायदेमंद होते हैं। यदि उसको थूकना नहीं चाहिए, जिसको कहते हैं ना महकता है मुँह है, महकता नहीं है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि तुम्हारा मुँह महक रहा है, नहीं तो सुबह सुबह का जो होता है पोजीशन, जो हम सो के उठते हैं तो उस समय क्या करिए, अपने मुँह का जो लार्वा होता है उसको रोके रहिए, थूक मत दीजिए, बाहर जाएगा नहीं। और उसको क्या करिए, गुनगुना पानी लीजिए, हल्का से गुनगुना करिए, उसके बाद पी जाइए। पीने के बाद देखिए आपको तुरंत नहीं, मतलब कि बाद में पता चलेगा। आपको बाद में पता चलेगा कि गुनगुना पानी पीने से हमको कितनी फ़ायदा हो रही है। और सुबह उठिए, तुरंत ही क्रिया करिए सबसे पहले, फिर उसके बाद फ्रेश होने का काम किया करिए। फ्रेश होने के बाद ब्रश व्रश जो भी आपको काम करना करिए, वो आपकी अलग मैटर है। वो आप दिन भर के लिए आपका पाचन क्रिया क्या मजबूत रहेगी। और जठर का मतलब होता है कि आप जब रस ही नहीं बनेगा, आमाशय की बात किया जाए। और लार ग्रंथि का कार्य का क्षेत्र कहाँ होता है तो आपको पता है, मुख गुहा। एक बात और ध्यान देना, मुख गुहा मतलब कि आपके मुंह में ही बनना चाहिए लार, पसीना को लार नहीं कहा जाता है, ध्यान देना। जठर ग्रंथि जो होती है ये आमाशय में बनती है। इसका मतलब होता है कि प्रोटीन, दूध, वसा को पचाने में सहायता करती है। ये आपका पचना, भोजन को जिसको पचाता है। तो भोजन जब पचेगा तो आमाशय में पचेगा। तो आमाशय कहाँ रहता है? तो जठर ग्रंथि की बात किया जाएगा तो वहाँ से बता देंगे। आगे बताया यकृत क्या होता है, तो यकृत में बताएंगे कि पित्त रस की बात किया जाता है। पित्त रस में एंजाइम की उपस्थिति में नहीं होता है। एक बात ध्यान देना, पित्त रस जो होता है एंजाइम की उपस्थिति में कार्य नहीं करता है, उपस्थिति में नहीं होता है। कोई पूछे कि एग्जामिनर पूछ दिया कि ये बताओ पाचन जो दिया जाए, पाचन के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, और उसमें जो आपकी पाचन क्रिया में क्या एंजाइम की होती है, तो कहना नहीं होती। लेकिन किस में नहीं होती तो कहना यकृत में नहीं होती, या तो पित्त रस की बात किया जाए उसमें एंजाइम की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब उसके उपस्थिति में नहीं रहेगा। जब वो रहबा नहीं करी तो काम कहाँ से करी। लेकिन इसका कार्य कहाँ होता है, तो हम यकृत का जो ग्रहणी बात किया गया वहाँ पर वसा को पचाने में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? वसा को पचाने में क्या करता है? सहायता प्रदान करने की बात को दर्शाया गया। अग्नाशय जो होता है, अग्नाशी रस होता है जो ट्रिप्सन, एमाइलेज,
पेज, इस सब नाम दिया गया है। ये सब नाम ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस काम भर जान लो। आत्र होती है, जिससे का आत्र दिया गया, आत, सिंपल से बात, तुम्हारा आँत करें तुम्हारा आँत चिपक जाए। जो लोग खाना कम खाते हैं उनकी आंतें क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। जब आंत चिपक जाएगी तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा इंसान। छोटी आंत होती है ना, इसका कार्य जो होता है, आंत्र ग्रंथि जो होती है, एक छोटी आंत की बात किया गया है, छोटी सी की बात किया गया है। उसमें जो भोजन न रहने पर क्या होती है, चिपक जाएगी। जब चिपक जाएगी तो वही आदमी क्या होता है, ज़्यादा दिन तक नहीं जलता है, मर जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसका काम क्या होता है, कहेंगे कि आंत्र का ग्रंथि काम का होता है कि प्रोटीन के अधपचय और माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, वसा की बात इसमें कार्य भोजन को पचाने का काम करता है। इस तरह के हमने पाचन के बारे में अच्छे से समझा। यहाँ पर किसी को कोई डाउट होगा तो बता देना, हमारे हिसाब से पाचन के बारे में पूछेगा तो ग्रंथि में लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, और लिखना होगा तो आंत्र ग्रंथि लिख देना, अंगनाशक ग्रंथि लिख देना। इसके मैं बताए किसका कहाँ रोल होता है, इसके बारे में मैं बता दिया। भोजन का अवशोषण की बात किया गया। भोजन के अवशोषण में मैंने ये भी बताया कि आहार नाल में पचित भोजन, जो आहार नाल होता है उसमें पच जाता है भोजन, उसकी बात किया गया है। अब उसके बारे में हम बात करें तो आहार नाल जो होता है अवशोषित की बात किया गया, यही बोला गया है। अवशोषण कहा गया है कि एक क्षुद्रांत्र में होता है, इसका मतलब कि क्षुद्रांत जो रसांकुक होता है वहाँ पर बात किया जाता है। बस इतनी बात, छोटी छोटी बात जानना है, ज़्यादा डीपली का यहाँ जरूरत नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते श्वसन के बारे में अब बात करेंगे। अब किसके बारे में अब बात करेंगे, श्वसन के बारे में बात करने चल रहे हैं। श्वसन क्या होता है इसके बारे में आप समझें, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। समझ लेंगे। जैसे कुछ बच्चों के एक सिस्टम में होता है कि कुछ बच्चों का सिस्टम होता है कि जैसे समझ लेते हैं और उसको अपनी भाषा में अच्छे से लिख लेते हैं, बहुत बढ़िया लगता है और उनको नंबर भी मिल जाता है बढ़िया से, जिससे कि कोई दिक्कत और परेशानियाँ नहीं होती। देखेंगे श्वसन के बारे में। आपको हम हेडिंग दिलवाएंगे श्वसन। श्वसन क्या होता है, श्वसन किस तरह कार्य करता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को, शरीर के बाहर शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना। ऑक्सीजन क्या कहा गया है, ग्रहण करना, तथा कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीकरण
की क्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। श्वसन की परिभाषा पूछा तो आप बोलेंगे शरीर के बाहर। क्या बोलेंगे? शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ग्रहण करता है। कोशिकीय स्तर पर उसके ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीकरण को क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको आप? श्वसन कहते हैं। श्वसन के बाद मैं आगे बढ़ूँ तो श्वसन की यदि बात किया जाए, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। यदि बात किया जाए तो एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, सही है। श्वसन जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट रहेगा श्वसन। आपसे कोई पूछे श्वसन कितनी प्रकार के होती हैं? श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितनी प्रकार के? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो कहें पहला और दूसरा का नाम लिखेंगे। पहला में क्या है? तो हम बोलेंगे कि वायवीय या ऑक्सी श्वसन। वायवीय या ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन किसकी बात किया है? तो वायवीय या ऑक्सी श्वसन। अवायवीय या अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन। यहाँ पर जो बात किया गया वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन, अवायवीय श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। इसके बारे में यदि बात किया जाए तो हम इसका क्या लिखेंगे? अंतर लिख देंगे और यहीं से क्लियर हो जाएगा श्वसन के बारे में। कोई पूछता है श्वसन किसे कहते हैं, तो आप सिंपल तरीका से बताएंगे कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय स्तर पर, ये लिखा गया कोशिकीय स्तर पर ऑक्सीजन के उपस्थिति में जैविक ऑक्सीजन की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो कहेंगे श्वसन कहते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का, वायवीय और अवायवीय या ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन होता है। आप इसका अंतर लिख लेते तो अब बहुत होता है। अच्छा, इसका आप अंतर लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ऑक्सी श्वसन अनॉक्सी श्वसन का अंतर लिखेंगे। इसका हम अंतर लिखेंगे सबसे पहले और यहीं से हमारा ये क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा श्वसन के बारे में। इसमें तो कोई पूछा जाए वायवीय या अवायवीय, मैं लिख दिया ऑक्सी श्वसन, एक तरफ लिख दिया अनॉक्सी श्वसन। अब ब्रैकेट में लिख लो ना, तुम लोग घबरा ही दोगे। वायवीय लिखो, थोड़ा टाइम लग जाएगा। अनॉक्सी और वायवीय हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन
होता है। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। दूसरा लिखेंगे, इसमें उच्च मात्रा में, इसमें उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। उच्च मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। इसमें क्या लिख देंगे, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कम मात्रा में, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तीसरा, इसमें एकदम छोटा छोटा रहेगा, हर बच्चा याद कर लेगा। इसमें 38 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। अणु मुक्त होते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें केवल 2 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। इसमें 2 एटीपी अणु मुक्त होते हैं। तीन रहने दो, लिख दो, क्या होगा, पूछता नहीं है इसके आगे। इसमें CO2 गैस, इसमें CO2 गैस तथा जल अंतिम उत्पाद होते हैं। इसमें CO2 गैस तथा जल अंतिम उत्पन्न होते हैं। अंतिम क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। सॉरी, उत्पन्न नहीं, उत्पाद लिखा लो। अंतिम उत्पाद होते हैं। इसमें लिख लेंगे, इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल, इसमें एथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होते हैं। अंतिम उत्पाद होते हैं। ठीक, बस देखिए, श्वसन के बारे में पूछा जाए, श्वसन के बारे में आप अच्छे से बताएंगे। यदि कोई कुछ कितनों पूछे, इसके बारे में वो घबराना दम नहीं है। और किस तरह की यदि बात किया जाए, कैसे कैसे बात किया जाता है, तो यहाँ पर रिएक्शन करना है। तो हम रिएक्शन इसलिए नहीं करवाया कि मैं जानता हूँ कि केमिस्ट्री में रिएक्शन, यहाँ भी रिएक्शन यदि पूछ देगा ऑक्सी अनऑक्सी में अंतर, तो आप यहाँ से कर लेंगे हमारे हिसाब से। और मैंने इसकी परिभाषा बताई दिया, समझाई दिया।
ऑक्सी जो होता है, अनाक्सी जो होता है, इसमें ग्लूकोज पूर्ण रूप से विखंडन होता है, तो बोल देंगे उसमें ग्लूकोज विखंडन पूर्ण रूप से नहीं होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो कहेंगे C6H12 O6 होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है। ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र होता है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे बोला गया है कि इसमें ऑक्सी में कि इसमें उच्च मात्रा होती है, तो इसमें बोल देना कि कम मात्रा ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसमें 38 ATP के अणु मुक्त होते हैं, इसमें केवल 2 ATP का। तो ए का मतलब ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, ATP का फुल फॉर्म क्या होता है आपको भी जस्ट में बताया, तो एडेनोसिन ट्राई फास्फेट। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल अंतिम उत्पाद होते हैं। ये दोनों चीज़ बस याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल अंतिम उत्पाद होता है, तो इसमें याद रखना ना एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल, एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद होता है। बस थोड़ी थोड़ी पॉइंट याद रखो, हमारे हिसाब से आपको बहुत जल्द विखंडन पूर्ण रूप से विखंडन होता है, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से विखंडन नहीं होता है, बस यहाँ पर होता है, यहाँ पर नहीं होता है। इसमें उच्च मात्रा तो इसमें कम मात्रा होती है। इसमें 38 ATP की बात किया, इसमें 2 ATP की बात किए गए। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पाद अंतिम में होता है, उसमें एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल की बात किया गया। बस यही हमारे पास श्वसन की बात किया गया है। श्वसन से आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप श्वसन की परिभाषा पूछा जाए, श्वसन की परिभाषा बताएं कि, और श्वसन की परिभाषा यही बता सकते शरीर से बाहर, ये बोला गया है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन के ग्रहण करने तक कोशिकाओं के स्तर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीजन की क्रिया को ही क्या कहा गया, श्वसन का है। श्वसन कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के, अवायवी या अवायवी, या ऑक्सी या अनऑक्सी श्वसन कहा जाता है। इसका बोला जाएगा अंतर बताइए, ऑक्सी या अनऑक्सी का हम लोग क्या बताएंगे, ग्लूकोज पूर्ण रूप से विखंडन होता है, तो अनऑक्सी में क्या बोलेंगे, पूर्ण रूप से विखंडन नहीं होता है। और फिर बोलेंगे यहाँ पर कि ये उच्च मात्रा में होता है, तो उसमें बोल देंगे कि ये निम्न या कम मात्रा में होता है, ये निम्न मात्रा में होता है। अब फिर बोले ऑक्सी में कि 38 ATP की बात किया गया है, तो अब बोल देना अनऑक्सी में कि 2 ATP की बात किया गया है। और ऑक्सी की यदि बात किया जाती है, यहाँ पर बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल अंतिम उत्पाद होता है, तो उसमें बोलना एथेनॉल और लैक्टिक अम्ल जो है ये हमारे पास अंतिम उत्पाद होता है। बस यही बात ध्यान देना है। इसी के साथ साथ हम लोग का जो क्लास का जो प्रोसेस रहा है, यहाँ तक हमको लग रहा है कि समझ में आया। इसको नोट कर लिए जल्दी से, इसके बाद मुझे बताइए। क्लियर हो गया? तो हम लोग का क्लास यहीं तक रहेगा और कल हमारे हिसाब से और क्लास चलेगा। कल हमारे साथ पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा मोड़ा और बचा है। अब इसलिए ये मत बोलना कि हमसे जंतु का श्वसन क्यों नहीं पढ़ाया, मनुष्य का श्वसन क्यों नहीं पढ़ाया, ग्रास नली ग्रसनली क्यों नहीं पढ़ाया, कंठ स्वर यंत्र क्यों नहीं पढ़ाया, श्वास नली क्यों नहीं पढ़ाया। ये सब भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, विनती जोड़ता हूँ कि जितना आपके बोर्ड में आता है उतना मैंने आपको देने का काम किया। जितना आपके बोर्ड में आता है, जिसको ज़्यादा पचरा पढ़ना है तो भाई कहीं और चले जाओ, नहीं ज़्यादा पचरा नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना है, एग्ज़ाम के अनुसार पढ़ना है, बोर्ड 2026 के अनुसार पढ़ना है। तो सिर्फ हम जितना पढ़ाएंगे आप नहीं पढ़िए, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग जितना पढ़ाएं ठोस और कन्फर्म शब्द पढ़ाएं। पूरी बुक प्रिंट करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो आप लोग कोशिश करिए कि जितना पढ़ाएगा उसको अच्छे से रिवीजन करें और उसको राइट कर लें कि पेपर में हाफ ईयरली बहुत सारे स्कूल का स्टार्ट होने वाला है और किसी स्कूल का त्रैमासिक चल रहा है, तो वहाँ से आप क्या करें देख लें। और कोई बाकी है तो कोई समस्या हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप कॉल करें, मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, आपको पूरी सुविधा मिलेगी। जैसे कुछ बच्चों को मिल रहा है तो उसी तरह आपको भी मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। और अपने मित्रों को बताइए कि कक्षा 10 की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों क्लास बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। मैथ क्लास कुछ चढ़ा है, कुछ और पढ़ा दिया जाएगा। और हम लोग भागते नहीं हैं, बस आराम से क्लास लेते हैं, जिसके कारण ये रहता है कि हमको अच्छा और मस्त भी लगता है, ठीक है? और कल ज़रूर आइएगा, कल इंग्लिश क्लास चलेगा। कल क्लास करने के बाद मुझे बताइएगा कि कल जो मैं पढ़ाऊँगा
बोर्ड के पेपर में अवश्य मिलेगा, यहीं से मिलेगा पूरा चीज़। ठीक है, कल मिलते हैं।